Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Three Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavamahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your eyes. ओके, तो साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पूरा हो गया, मॉड्यूल 1। ठीक, अब मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। हाँ तुलसी जी, आपने सभी को शेयर कर दिया है ना पीपीटी? नहीं मैम, कर देती हूँ अभी। हाँ, आप सभी को पीपीटी शेयर कर दूं। ओके। फिर जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा मैं भेजती जाऊंगी। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 है सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जूंग और अडलर के बारे में। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 6 मई को, है ना, 1856 को। ठीक, और 1881 में उनको मेडिकल फैकल्टी की डिग्री मिली, ग्रेजुएट हुए वियना यूनिवर्सिटी से। और 96 में उनको पहली बार उनको पहचाना गया एक साइकेट्रिस्ट के तौर पे। और 1900 में उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम का जो बोलते हैं ना, उसकी ड्रीम्स का क्या मतलब होता है, उसके ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी थी वो ज्यादा फेमस हुई और लोग उनको और ज्यादा जानने लगे। एंड इट इज रिलेटेड विथ योगा ऑल्सो। और उनकी मृत्यु हुई 1939 में सितंबर 23 को। और सिगमंड फ्रॉइड जो है उनका रिलेशन हमारे योगा से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने हमारी चेतना के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, ना, पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने काफी रिसर्च किया, जिसकी वजह से वो हमारे योगा में उसके बाद कई सारे टॉपिक बहुत सारे मैच होते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट है रिलेटेड विद योगा और वेस्टर्न साइकोलॉजी में, वो है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे जो चेतना है उसके जो 3 स्तर है उसके बारे में उन्होंने बताया है। The concept of consciousness was highlighted by Dr. Freud. He divided the mind into 3 parts. माइंड के बारे में जैसे हम पतंजलि योग सूत्र में देखते हैं, चित्त के बारे में, चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां कितनी है, उसके स्टेजेस कौन से हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारी माइंड चित्त के बारे में देखते हैं। अभी चित्त का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी में तो नहीं है, लेकिन माइंड है। ओके, अब मन को ही डिवाइड किया है उन्होंने 3 चरण में, 3 भागों में डिवाइड किया। अपनी चेतना जो आपकी है
पहला है कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल मतलब आपकी जो जागृत अवस्था है जिसमें आप सोचते हो, विचारते हो, समझते हो बातों को, है ना, ये आपका कॉन्शियस लेवल है। जैसे आप स्टडी करने बैठे हो तो कॉन्शियस लेवल है इस समय, है ना, आप चीजों को समझ रहे हो, जान रहे हो। आपके ही मन में, है ना, आपके ही कॉन्शियस में, आपकी चेतना में ही एक, उसके नीचे भी एक लेयर है, एक परत है ना, उसका नाम है सब कॉन्शियस लेवल या प्री कॉन्शियस लेवल, जहाँ पे आपकी मेमोरी होती है या आपको जो नॉलेज आपने लिया वो स्टोर होता है। तो क्या होता है, जैसे आज आपने जो पढ़ा वो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, फिर एग्जाम के टाइम पे जब पूछेंगे ना तब वो फिर आपको रिकलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले से स्टोर था। ऐसा नहीं कि हर समय आपको ये नॉलेज भी याद रहता है, पतंजलि का नॉलेज भी याद रहता है, ये भी सब एक साथ नहीं चलता रहता। आपने सुना, स्टोर्ड हो गया मेमोरी में, फिर जरूरत पड़ी तो उसको बाहर लाया। तो ये सब जो आपके थॉट, फीलिंग, मेमोरी सब जहाँ पे स्टोर होते हैं उसको कहा गया सब कॉन्शियस लेवल। ओके, क्लियर हो रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है ना? ओके, और आपकी चेतना में ही, आपकी कॉन्शियसनेस में, उसके भी अंदर एक लेवल है, उसका नाम है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस हो गया, सो गया, बेहोश हो गया, ऐसे अनकॉन्शियस हो गया वो। लेकिन वहां पे ये नहीं, जब आप अपनी चेतना के एकदम अंदर जाते हो, एकदम नीचे के चरण में, तब जाके ये मिलता है। वहां पे क्या क्या रहता है, वहां पे आपके जितने दबे हुए डर है, फियर्स है, वो रहता है। आपके वायलेंट मोटिव्स, जैसा मन में आपकी इच्छा होती है ना, मुझे ये तो कर ही डालना चाहिए, किसी के प्रति गुस्सा है लेकिन दिखा नहीं सकते, वो वहां पे दबा रहता है। अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर, कि आपको कोई पसंद आ रहा है लेकिन आप उसको कभी बोल भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, वो वहां पे है। और आपके रेशनल विशेष, मतलब हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारी विशेष होती हैं जो हमें पूरा करना है, लेकिन वो बहुत दूर की बात रहती है, लेकिन हमारे मन में डीप कहीं वो रहता है, बोलते ना डीप ऐसे एक अंदर डिजायर है। ओके, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो बचपन से लेके आज तक आपने शेमलेस एक्सपीरियंस, मतलब आपको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई होगी बचपन से लेके आज तक, ऐसी जो कुछ फीलिंग है, डिजायर है ना, वो उसमें पड़े रहते हैं। और सेल्फिश नीड्स, आपके खुद के बारे में कुछ ऐसी कुछ जरूरतें हैं जो आपको एक्सट्रीमली चाहिए, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं रहता है। दैट इज योर अनकॉन्शियस लेवल। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि हमारी चेतना के 3 स्तर है। पहला है कॉन्शियस लेवल, चेतन अवस्था, है ना, अवचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल पे आपके थॉट्स होते हैं जो आप सोचते, विचारते हो, बात करते हो, समझते हो। सबकॉन्शियस लेवल पे आपके मेमोरी होते हैं, जो नॉलेज लिया वो रहता है। अनकॉन्शियस लेवल में बाकी सब आपकी जो डीप डिजायर, जिसको हम अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं, वो सब अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये चार्ट याद रखो और उसके अंदर क्या लिखा है वो याद रखो। अब उसको ही समझाना है, एग्जाम में कभी आएगा तो उसको फिर समझाना है। पहला है कॉन्शियस माइंड। Conscious mind contains all the thoughts, memories, feeling and wishes of which we are aware at any given moment. This is the aspect of our mental procession that which we can think and talk about rationally. This also includes our memory, which is not always part of conscious but can be retrieved easily and brought into awareness. Conscious mind वो है जो आपके अभी जो थॉट है, फीलिंग है, मेमोरी है, विश है, जो अभी आप प्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, बोल सकते हो, है ना, तुरंत आप बता सकते हो, वो कॉन्शियस माइंड है। जो इस समय एक्टिव माइंड है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ, सॉरी, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, ओके, कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट कुड पोशेंटली बी बॉट इनटू द कॉन्शियस माइंड। ऐसा माइंड जहां पे अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे, थोड़ा शांत बैठते हो तो आपको याद आ जाता है, हाँ ये ऐसा था। वो कहाँ स्टोर था? सबकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड उसके भी अंदर का है। इट इज अ रिजर्वियर ऑफ फीलिंग, थॉट्स, अर्जेस एंड मेमोरीज दैट आर आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस, and the conscious contains content that are unacceptable or unpleasant, such as feelings of pain, anxiety or conflict. चेतना का जो सबसे नीचे वाला माइंड है, उस माइंड में आपके जो दबे हुए विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं,
है ना, कुछ ऐसे आपके सुख दुख होते हैं, वो दबे हुए जो रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, सब फियर है, वो सब जो दबी हुई भावनाएं हैं वो सब अनकॉन्शियस माइंड में है। तो ये 3 प्रकार के माइंड है जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। सिगमंड फ्रॉइड का दूसरा है एक साइको एनालिसिस थियरी है ना। साइको एनालिसिस थियरी जो है हमारी पर्सनालिटी के बारे में है, जैसे पंचकोश पर्सनालिटी के बारे में बताता है योगा में। और माइंड कौन सा है हमारा, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुद्ध, ऐसे हमारे चित्त की अवस्थाएं बताई है पतंजलि ने। तो वैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी भी चित्त तक तो नहीं गया, माइंड तक गया। तो सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड की 3 अवस्थाएं, कॉन्शियस की 3 अवस्थाएं बताई, चेतना की। और बाद में जैसे पंचकोश में पर्सनालिटी है ना, 5 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो वैसे वेस्टर्न साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का ये 3 उन्होंने कैटेगरी बताई है, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनालिटी, साइको डेवलपमेंट एंड साइको डायनामिक्स, ऐसे ये थियरी है, जैसे पंचकोश थियरी है, लेकिन ये वेस्टर्न साइकोलॉजी के हिसाब से थोड़ा अलग है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, हमारी जो पर्सनालिटी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल पे बनता है। पहला ईग, ईगो और सुपर ईगो। ईग क्या है? दिस कैटेगरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेजर प्रिंसिपल। इट इज द सेल्फिश पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। इन दिस फेज these are irrational demands of person and he do not think of any ethical value. ईग, ईगो, सुपर ईगो, ऐसे आपके जो अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है वो 3 लेवल पे होती है। एक पर्सनालिटी होती है ईद वाली। ईद वाली पर्सनालिटी मतलब क्या? खुद को ही खुश रखना, और मुझे जो चाहिए वो पाना, कैसे भी पाना, चाहे तो किसी को मार के पाना पड़े, किसी को दुख देख के मिले वो, है ना, किसी को हानि पहुंचा के मिले, वो मुझे नहीं देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को खुश रखना है। एथिकल वैल्यू तो साइड में रख दिया, जो मूल्य है ना, एथिकल है वो साइड में। एथिकल है कि अनएथिकल है, जैसे भी करके बस मुझे खुश रखना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है। ऐसी भी एक पर्सनालिटी होती है कि नहीं, जिनको दूसरे से मतलब नहीं होता। एक दूसरी पर्सनालिटी होती है ईगो वाली पर्सनालिटी। दिस इज नेम्ड एज रियलिटी प्रिंसिपल। इट इज अ बैलेंस बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो एंड इट इज टोटली रिलेटेड टू एथिक्स। ओके, तो दूसरी जो पर्सनालिटी है ईगो की, ईगो मतलब कि जो रियलिटी में जीते, ज्यादातर लोग ईगो पर्सनालिटी में जीते, मतलब कि बैलेंस रखते हैं। मुझे चाहिए भी, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा सही है कि नहीं सही है ना, किसी को दुख तो नहीं मिलेगा, किसी को हानि तो नहीं होगी, ऐसा करके। और सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो इज नोन एज मोरालिटी प्रिंसिपल। इट इज कंसर्न विद द मोरल एंड एथिकल इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड। सुपर ईगो क्या है? अपने बारे में सोचेंगे नहीं, वो दुनिया के बारे में ही सोचेंगे, एकदम मॉरल हाई करके। बोलते ना, अरे वो तो उसका मॉरल बहुत हाई है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बच्चा है, उसने एक चॉकलेट देखा। अभी उसको ऐसा है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए ही, चाहे मैं चुरा के लेके आऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, चुरा के लेके आऊंगा, बट आई वांट दैट चॉकलेट। तो वो पर्सनालिटी कैसी है? ईद की है। उसको कुछ मतलब नहीं, चोरी करना गलत बात है, उससे मतलब नहीं है उसको, आई वांट दिस दैट चॉकलेट। ईगो पर्सनालिटी वाला बच्चा कैसे रहेगा? वो क्या बोलेगा? चॉकलेट तो मुझे चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, माँ से पैसे लेता हूँ और जाके खरीद लेता हूँ। चोरी करना गलत बात है क्योंकि। तो ये ईगो पर्सनालिटी वाला बच्चा है। सुपर ईगो वाला पर्सनालिटी वाला बच्चा कैसा है? उसको चॉकलेट चाहिए, लेकिन उसका अहंकार इतना ज्यादा है कि नहीं, मैं चॉकलेट तभी खाऊंगा जब मैं कमाने लगूंगा, अभी माँ के पेरेंट्स के पैसों से क्यों लेना। सुपर ईगो, जब मैं कमाऊंगा तब मैं खरीद के अपने पैसों से चॉकलेट खाऊंगा। तो क्लियर है ये पर्सनालिटी के 3 लेवल? अंजलि जी, तुलसी जी, क्लियर है ना? अंजलि जी, समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो ईगो, सुपर ईगो, जो ईगो वाली पर्सनालिटी है ना, वो कॉन्शियस लेवल पे, ज्यादातर हम लोग ईगो वाली पर्सनालिटी के होते हैं। आई गेस आई हैव टू वेट अंटिल आई हैव द मनी टू बाय दैट कैंडी बार। मतलब ईगो वाला कैसा कि चोरी करना गलत बात है, इसलिए जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ जाते, मैं पैसे लेके आता हूँ तब जाके खरीदूंगा।
लेकिन सुपर ईगो और ईद वाली पर्सनैलिटी क्या है, सुपर ईगो क्या है, इट्स रॉन्ग टू स्टोरी, वो ऐसा है कि चोरी करना गलत बात है, जब मैं कमाऊंगा तब मैं खरीदूंगा, वो सुपर ईगो। ईद वाली पर्सनैलिटी क्या बोलेगी, नहीं मुझे तो कैसे भी करके चाहिए, वो चोरी कर लूं चलेगा। ठीक है। नाउ साइको डेवलपमेंट थियरी है, उसकी 5 स्टेजेस है। आपके आपका जो डेवलपमेंट है बचपन से लेके बड़े होने तक, डेवलपमेंट कैसे होता है ना, आपकी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आता है, वो है साइको डेवलपमेंट थियरी। ये भी सिगमंड फ्रॉइड का है। पहला है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज एंड लैटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ओरल स्टेज, ओरल मतलब क्या है, जो मुंह में डाल के सब करते हैं वो, है ना। ये स्टेज पर्सनालिटी का कभी रहता है, जन्म लेने से लेके 2 साल तक। जो बच्चा है ना वो हर चीज मुंह में लेना चाहता है, मुंह से ही उसको प्लेजर मिलता है, सुख मिलता है। तो उसको जो भी देखना होगा, टेस्ट करना होगा, छूना होगा, कुछ भी करेगा वो मुंह पे ही डालेगा सबसे पहले। उसी किसी भी चीज को जानने के लिए मुंह में ही डालेगा वो। So according to Freud, mouth is the first organ for providing pleasure to child. ओरल स्टेज में क्या, उसको खुशी कहाँ से मिलती है, जैसे ही वो कोई चीज मुंह में डालेगा उसको बहुत खुशी मिलती है, तो हर चीज वो हाथ में लेके पहले मुंह में डालने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ये ओरल स्टेज है। इट इज मैनिफेस्टेड बाय च्यूइंग एंड बाइटिंग। जब वो चबाता है, चूसता है, तब उसको उससे बहुत सुख मिलता है, जो भी हाथ में है। The objective is to establish a comfortable expression and gratification of oral needs without excessive conflicts. Succession of oral stage provides a basis in character for a capacity to trust others as well as have a sense of self-reliance and self-trust. और अगर oral stage में, ये stage में जो बच्चा है, उसके हाथ में जो उसने मांगा उसको दे दिया, फिर उसने ठीक है चबाया, उसका डिजायर पूरा हो गया, उसको खुशी मिल गई, तो ऐसा जो बच्चा होता है ना, उसको अपने आप पे भरोसा हो जाता है, उसको दूसरे पे भरोसा हो जाता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती पर्सनालिटी में। लेकिन अगर ये स्टेज में बच्चा जो भी मुंह में डालता है, आप कोई भी चीज उसको देते नहीं हो, हर बार उसको उसके हाथ से चीजें छीन लेते हो, वो रोता है रोता है रोता है, तो क्या होता है, उसको धीरे धीरे ना दूसरों के ऊपर भरोसा उठ जाता है, उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, उसको लगता है मैं हर चीज गलत ही करूंगा। इतने छोटे स्टेज में ये सब चीजें चालू हो जाता है, बच्चा सीखना चालू कर देता है 2 साल से पहले तक। क्लियर है। ओके गुड, थैंक यू तुलसी जी। एनल स्टेज, एनल मतलब क्या, हमारा जो एनस एरिया है ना, मलमूत्र विसर्जित करने का जो मार्ग, वो एनल स्टेज। सो फ्रॉम 18 to 36 मंथ ऑफ एज, 18 महीने से लेके 36 महीने तक। 18 मतलब कितना होगा, समझ लो 1.5 साल से लेके ना 2.5 साल तक का जो बच्चा होता है वो। दिस इज इसेंशियली अ पीरियड ऑफ स्ट्राइविंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन फ्रॉम कंट्रोल बाय द पेरेंट. Successful resolution leads to development of a capacity for independence and personal initiative without guilt. A capacity for self-determining behavior without a sense of shame or self-doubt also came to personality of person. ना, तो 1.5 साल से 3 साल की उम्र में बच्चा क्या करता है, उसका पूरा जो प्लेजर है, जो खुशी है, उसको बाहर निकाल के होती है। जब वो है ना अच्छी तरह से अगर उसने यूरिन कर दिया या है ना, करने के बाद बहुत खुश होता है कि हाँ अभी उसको बहुत खुशी मिल गई, और सेंस ऑफ एक प्लेजर आ गया, एक खुशी मिल गई। और फिर वो क्या करता है, पेरेंट्स को फिर छूने नहीं देता कि नहीं नहीं मुझे करने दो, है ना, मैं करूंगा। और अगर पेरेंट्स ने उसको करने दिया, खुद ही उसको है ना करने दिया कि ठीक है यू आर जस्ट सपोर्टिंग की तरह आप खड़े रहो, बाद में उसको करने दिया, और उसने बिना अच्छे से सब है ना एनल का जो भी पार्ट है ना, 1 नंबर 2 नंबर करना उसने अच्छे से सीख लिया। और अभी वो बेड पे भी सुसु नहीं करता है, उसको जब लगता है तो वो पेरेंट्स को बताता है। नहीं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही वो पैंट में कर दिया तो पेरेंट्स चिल्लाते हैं, अरे तूने पैंट में कर दिया, बताया नहीं, बताना चाहिए ना। तो उसको एक फियर आ जाता है, एक डर आ जाता है ना।
और उसको फिर शर्म महसूस होने लगती है। लेकिन अगर उसने वो स्टेज को अच्छे से पार कर लिया, पेरेंट्स ने उसको है ना प्रमोट किया कि अच्छा है तूने बताया, या कभी गलती से हो भी गया तो पेरेंट्स उसको संभाल के लेते कि कोई बात नहीं, अभी नहीं बताए पर नेक्स्ट टाइम होगा तो बताना, तो पैंट में मत करना, है ना। तो ये स्टेज जितना अच्छी तरह से उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, या जितना उसके अंदर गिल्ट नहीं डालते हैं, जो पेरेंट्स बार बार उसको डांटेंगे मारेंगे या गिल्ट में करेंगे कि अरे तूने कर दिया, चिल्लाते हैं, तो बच्चे के अंदर है ना उसकी पर्सनैलिटी पे उसका फर्क होता है। तो उसको हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है, वो कभी भी अपने ऊपर है ना भरोसा नहीं कर पाता, उसको लगता नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़े होके फिर वैसी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है उसकी। ओके, इसीलिए वो स्टेज में बच्चों को क्या करना है कि उनको, वो सीख रहे हैं अभी, तो अगर पैंट में भी कर रहे हैं तो उनको बताना कि कोई बात नहीं, अगली बार जब होगा तब बता देना, धीरे धीरे वो उस चीज को लर्न करते हैं। ये है एनल स्टेज। क्लियर है क्या ये स्टेज? क्लियर है तो नीचे थम्सअप का आपका जो है ना है, तो उससे थम्स अप कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने सुना। नहीं तो पता चला आप वीडियो ऑन करके बैठे हो पर आप काम कुछ और कर रहे हो, है ना। नाउ फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या, अभी ये 3 साल से 5 साल की उम्र में होता है। ओके, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी फोकस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन द जेनाइटल एरिया। अभी ये जो बच्चे होते हैं 3 से 5 साल के, उनके जो जेनाइटल एरिया है ना, वहां पे बार बार उनका ध्यान जाता है। आप देखोगे ना, वो उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, बार बार वहां पे नीचे हाथ लगाते हैं, तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं मत लगा, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें कि व्हाट इट इज, है ना। एंड द फोकसिंग लेज द फाउंडेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी। तो उसको पता चलता है, जैसे जब जिन बच्चों के साथ वो खेलता है या दूसरों को देखता है, तब उसे पता चलता है ओके बिकॉज आई हैव दिस ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, तो मैं बॉय हूँ, ये गर्ल है, तो गर्ल बॉय का वो वहां पे सीखते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं ना, ये साल में प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, तो वहां पे टीचर बताती है आपके कपड़े ऐसे रहते हैं तो यू आर ए बॉय, ये गर्ल है, तो उनको उससे पता चलता है, आइडेंटिटी मिलती है उनको कि ओके आई एम ए बॉय और आई एम ए गर्ल। तो ये स्टेज है फैलिक स्टेज, है ना। और ये स्टेज में अगर आपको अच्छी तरह से आपने कोप अप कर लिया, और यहाँ पे भी, यहाँ से ही सुपर ईगो स्टार्ट होता है आपका, कि मैं जब बड़ा बनूंगा, बच्चे होते छोटे होते कि नहीं मैं खुद करूंगा, मुझे अपना काम खुद करना है। फिर पेरेंट्स को खाना खिलाने जाएंगे पेरेंट्स, नहीं नहीं मुझे खुद खाना है, अपने हाथ से खाना है ना। ऐसे सब उनके अंदर फीलिंग आने लगती है, तो ये फैलिक स्टेज है। लेटेंसी स्टेज में क्या है, अभी थोड़ा है ना 5-6 साल से लेके 11-12 साल तक का। अभी ये स्टेज में कैसा है कि उनको अच्छी तरह से पता चल गया है कि मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ, उसके हिसाब से फिर अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। बॉय रहेगा तो बॉय के साथ फ्रेंड्स बनाएगा, गर्ल है तो गर्ल के साथ फ्रेंडशिप करेगी वो, है ना। अब यहाँ पे ये स्टेज में आके ना उसका ईगो ज्यादा डेवलप होता है कि मुझे है ना सब सही करते हुए मुझे अपने आप खुद को आगे बढ़ना है, मुझे ये स्किल डेवलप करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे ये बनना है लाइफ में, है ना। और फैमिली में, टीचर्स में, उनके जो कोच है, उनके आसपास के जो बड़े लोग हैं, उनको देख के वो फटाफट सीखते हैं कि क्या करने से लोग मुझे ज्यादा चाहेंगे, मैं ये करूंगा तो ये करेंगे। जैसे घर में अगर वो किसी को देखता है, बड़ा भाई को लोग प्रेस कर रहे, क्या कर रहा है कि प्रेस करे, तो वो भी वही करने लगता है। उसको लगता है मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा ना तो लोग प्रेस करते, तो पढ़ने में ज्यादा ध्यान देता है। उसको लगता है खेलने में मुझे, है ना, जब मैं खेलता हूँ तो मैं अच्छा गोल करता हूँ तो लोग बहुत प्रेस करते हैं, तो वो फिर उसके लिए ट्राई करता है। तो इस स्टेज में, लेटेंसी स्टेज में, उसको खुद के बारे में आइडेंटिफाई हो जाता है, खुद की स्किल के बारे में पता चलता है कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ। फिर वो स्किल को डेवलप करना, और आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो उसका बहुत इंटरेक्शन, या उनको ध्यान से देखता है, सुनता है, और वैसे ही क्वालिटी खुद में लाने की कोशिश करता है कि मुझे अपने डैडी की तरह बनना है, मुझे अपने बड़े भाई की तरह बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये सब ये स्टेज में आता है। ठीक है। नाउ जीनाइटल स्टेज, इट स्टार्ट फ्रॉम 11 to 13 ईयर्स, है ना, जो बोलते हैं ना, ये टीनेज वाली उम्र जो होती है, वो यंग अडल्ट, टीनेज वाली उम्र। ओके, 11 से 13 साल।
The primary objective of this phase is to ultimate separation for independence and on the attachment to the parents. अभी ये स्टेज में आके बच्चा क्या करता है, अभी तक तो माँ बाप के साथ उसका काफी अटैचमेंट था, अब वो माँ बाप से थोड़ा दूर जाना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम बिताता है, वो उसको पेरेंट्स के साथ मजा नहीं आता, जितना फ्रेंड्स के साथ रहेगा है ना उतना ज्यादा वो उसके उनके साथ रहना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना, क्या करना है ना, और इसमें ही उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, और इसके हिसाब से कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, और अगर उसकी पसंद का उसको काम मिलता है तो वो आगे जाता है, उसकी पसंद का काम नहीं मिलता है तो वो पीछे रह जाता है फिर। तो यही 11 से 13 साल की उम्र में ही बच्चों को समझना पड़ता है, जो अगर काउंसलिंग करनी है कि उसको कौन से फील्ड में करियर बनाना है, तो ये उम्र में ही उनको करना चाहिए कि उनको किस चीज में वो बेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइकोडायनामिक्स थियरी। So psychodynamics is the study of the interrelationship of various parts of the mind, personality or psyche as they relate to mental, emotional or motivational force, especially at the unconscious level. Psychodynamics theory क्या है कि हमारे अंदर ही, हमारे मन के अंदर हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारा जो मेंटल या इमोशनल स्टेट है, या कौन सी चीज है जो हमें मोटिवेट करती है हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे, उसको ही समझना, वो है साइकोडायनामिक्स थियरी, खुद को समझना। ओके Now, psychodynamics theories place emphasis on unconscious desire and motivations. इसमें क्या है, जो आपके अनकॉन्शियस डिजायर है, जो आपकी डीप डिजायर है, आपको बिगनिंग का याद है, अनकॉन्शियस माइंड एकदम नीचे वाला माइंड, जो हमारे जो हम बोलते हैं ना कि एकदम दबी हुई हमारी जो भावनाएं है वो, और हमारे जो मोटिवेशंस है, जो चीजें हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है वो, इन दोनों के ऊपर ज्यादा बेस्ड है ये साइकोडायनामिक्स। It specially influences one's past experiences on their health. In Freud's psychodynamics theory, there are only two drives, heroes and thorns. मतलब आप जो भी काम करते हो, आप लाइफ में जो भी बनते हो, जैसे किसी ने कोई इंजीनियर बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई लेखक बना होगा, कोई जो भी आप बनते हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बना होगा, आप जो बनते हो ना, वो आपकी डिजायर होती है और साथ साथ में आपको कुछ मोटिवेशन मिलता रहता है, इसलिए आप वो पर्सनालिटी बने। ठीक है, और आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका हेल्थ कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, उसके हिसाब से आपका करियर या आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ती है, आपकी पर्सनालिटी बनती है। और सिगमंड फ्राइड ने बताया कि आप लाइफ में क्या हो, आज आप जो भी हो, उसके लिए सिर्फ दो ही ड्राइव्स है, मतलब ये दो मोटिवेशन है, इन दो की वजह से ही आज आप जो हो वो बने हो। पहला है हीरोज, दूसरा है थॉर्न्स। ये कहानी के कैरेक्टर है अंग्रेजी के। हीरोज द ड्राइव फॉर लव एंड लाइफ, थॉर्न्स द ग्रीक वर्ड फॉर डेथ एक्सप्लेन्ड एज द डेथ इंस्टिंक्ट। तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया कि आपकी लाइफ में आज जो भी आप कुछ करते हो, सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए करते हो, लव के लिए करते हो, आपको प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप अपनी लाइफ जीते हो। और दूसरा उन्होंने बताया डेथ के लिए, आप मरना नहीं चाहते, आप मरना नहीं चाहते, अभिनिवेश है ना, फियर ऑफ डेथ, आप मरना नहीं चाहते, इसके लिए जो करना है लाइफ में करते हो। तो आपकी लाइफ में सिर्फ दो ही मोटिवेशन है, एक सेक्स और एक डेथ। ओके, जो भी आप करते हो सिर्फ प्यार पाने के लिए करते हो या मरने से बचने के लिए करते हो, और आपको कुछ भी नहीं है, और कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं करती। मरने का समय आएगा या कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें आपको लगेगा मेरी जान को खतरा है, आप कुछ भी कर जाओगे, है ना। वैसे ही अगर आपको प्यार चाहिए, बोलते प्यार अंधा होता है, कितने सारे लोग क्या क्या कर डालते हैं, तो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। सो फ्रॉइड के अनुसार ये सिर्फ दो ही चीजें हैं
तो उसको उन्होंने हीरोज एंड थॉर्न्स नाम दिया, है ना, लव एंड डेथ। इन ब्रॉडर सेंस दिस इज अ ड्राइव फॉर लाइफ एंड फॉर डेथ। आपके जीवन के प्रति जो प्रेम है और मृत्यु के प्रति जो लगाव है, वही आपको जीने के लिए प्रेरित करता है, या आपको आगे बढ़ने के लिए, या जो भी आपकी लाइफ में आपको पर्सनालिटी के लिए, काम करने के लिए, हर चीज में ये सिर्फ दो ही चीजें मोटिवेट करती है। ओके। और फ्राइड के इसकी वजह से ये जो उन्होंने बताया कि फॉर एवरीथिंग, इसकी वजह से इनके जो फ्रेंड्स थे, इनके साथ जो प्रैक्टिस करते थे, वो उनसे अलग हो गए। किसी की दो चीज की वजह नहीं, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती है जो हमें लाइफ में मोटिवेट करती है। ओके। अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंग्लिश में ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में ये अपना विकिपीडिया का ही कॉपी पेस्ट करके किया हुआ है। एक बार अगर आप ये भी पढ़ोगे ना, तो भी आपको काफी समझ में आ जाएगा सिगमंड फ्रॉइड क्या है, कैसे है, उनके बारे में। ओके। सो सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 के हुआ और 23 सितंबर 1939 में उनकी डेथ हुई। वो ऑस्ट्रिया के थे और तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजिस्ट थे तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे, है ना, साइकोलॉजिस्ट थे। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के फ्रीबर्ग शहर में हुआ। उनके माता पिता यहूदी थे एंड फ्रॉइड के पिता उनके व्यापारी थे और माता इनके पिता की तीसरी पत्नी थी। जब आपको है ना एग्जाम में लिखने के लिए आएगा ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा उनके बारे में लिखना, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उनकी जन्म कभी हुआ, मृत्यु कभी हुई, थोड़ा सा। फ्रॉइड अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 3 साल की उम्र में फ्रॉइड के पिता लाइप्सिग आ गए और उसके 1 साल बाद वियना चले गए, जहां वे करीब 80 सालों तक रहे। फ्रॉइड ने वियना विश्वविद्यालय से 1881 में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया, मतलब उन्होंने वहां से पीएचडी किया। और सन 1938 में हिटलर के नाजी विद्रोह के कारण फ्रॉइड भागकर लंदन चले गए और लंदन में ही 1939 के सितंबर महीने में उनकी मृत्यु हो गई। ये उनका जीवन परिचय है। और 19वीं सदी के आरंभ के कुछ समय पहले मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि उसके पहले जो ये साइकोलॉजी था वो फिलोसफी का ही पार्ट था, है ना। अर्ली 90s में इसको फिलोसफी से अलग किया। ओके। इससे पहले मनोविज्ञान को दर्शन के अंतर्गत पढ़ा जाता था अपने फिलोसफी में। उस वक्त मनोविज्ञान का उद्देश्य वयस्क मानव की चेतना का विश्लेषण और अध्ययन करना था, कि जो बड़े लोग हैं उनके ही बारे में, बच्चों के बारे में, एनिमल के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था। फ्रॉइड ने इस परंपरागत चेतना के मनोविज्ञान का विरोध किया और मनोविश्लेषण संबंधी कई नई संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, जिस पर हमारा आधुनिक मनोविज्ञान टिका हुआ है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड के ऊपर, है ना, चेतना के ऊपर काफी रिसर्च किया। तो साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा नाम है, सिगमंड फ्रॉइड का। फ्रॉइड के प्रारंभिक जीवन को देखने पर हम पाते हैं कि आरंभ से ही इनका झुकाव तंत्रिका विज्ञान पे था। न्यूरोलॉजी मतलब मन से संबंधित, माइंड से रिलेटेड, है ना। 1873 से 1881 के बीच में उनका संपर्क उस समय के मशहूर तंत्रिका विज्ञानी अर्नस्ट बुकी से हुआ। फ्रॉइड अर्नस्ट बुकी से प्रभावित हुए और उनकी प्रयोगशाला में कार्य प्रारंभ किया। शरीर विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में कई शोध पत्र प्रकाशित करने के बाद फ्रॉइड अर्नस्ट बुकी से अलग हुए और उन्होंने अपना निजी व्यवसाय चिकित्सक के रूप में प्रारंभ किया। फिर वो प्रोफेशनली साइकेट्रिस्ट बन गए। 1881 में फ्रॉइड ने वियना विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। इससे ठीक थोड़े से वक्त पहले फ्रॉइड का संपर्क जोसेफ बियर से हुआ। फ्रॉइड ने जोसेफ बियर के साथ शोध पत्र स्टडीज इन हिस्टीरिया लिखा। स्टडीज इन हिस्टीरिया एक रोगी के विश्लेषण पर आधारित था, जिसका काल्पनिक नाम अन्ना ओ था। यह माना जाता है कि इसी शोध पत्र में मनोविश्लेषणवाद के बीच छिपे हुए थे, जो हम लोग बोलते हैं ना साइकोडायनामिक्स। यह शोध बहुत मशहूर हुआ और सन 1896 में ब्रीवर तथा फ्रॉइड ने पेशेवर असहमति हुई और वे अलग हो गए। ठीक है, सॉरी।
और सन 1900 में फ्राइड के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। इसी वर्ष उनकी बहुचर्चित पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये काफी फेमस बुक है और हमारे योगा से काफी रिलेटेड है, का प्रकाशन हुआ, जो उनके और उनके रोगियों के स्वप्नों के विश्लेषण के आधार पर लिखी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि सपने हमारी अतृप्त इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। इस पुस्तक ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। कई समकालीन बुद्धिजीवी और मनोविज्ञानी उनकी ओर आकर्षित हुए। उसमें कार्ल जुंग, अल्फ्रेड अडलर, ऑटो रैंड, सैंडोर फ्रैंकली के नाम प्रमुख है। इन सभी व्यक्तियों से फ्राइड का अच्छा संपर्क था, पर बाद में मतभिन्नता हुई और लोग उनसे अलग होते गए। तो ये कार्ल जुंग के साथ ही काम करते थे, लेकिन बाद में वो भी अलग हुए, क्योंकि फ्राइड जो थे वो बहुत अपनी चीजों को लेके कि ये ऐसा ही है। उन्होंने सपने में भी बताया कि हर सपना आपको इसीलिए आता है क्योंकि वो आपकी अतृप्त इच्छाएं थी, आपकी जो डिजायर है, जो आपने अपनी इच्छाएं दबा के रखी है ना, उसकी वजह से आया। लेकिन दूसरे लोग का मानना था कि ऐसा हमेशा नहीं होता है ना, देयर मस्ट बी सम अदर रीजन आल्सो फॉर ड्रीम्स। सो 1909 में क्लार्क विश्वविद्यालय के मशहूर मनोवैज्ञानिक जीएस हॉल द्वारा फ्राइड को मनोविश्लेषण पर व्याख्यान देने का निमंत्रण प्राप्त हुआ, जो उनकी प्रसिद्धि में मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें फ्राइड के अलावा युंग, व्रील, जोन्स, फेरकनजी तथा अन्य मशहूर मनोवैज्ञानिक उपस्थित थे। यहाँ से फ्राइड जल्दी ही वापस लौट गए क्योंकि अमेरिका का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ फ्राइड को पेट में गड़बड़ी की शिकायत रहने लगी, जिसका कारण उन्होंने विविध अमेरिकी खाद्य सामग्री को बताया। उनकी तबीयत फिर धीरे धीरे खराब होने लगी। जुंग और अडलर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद की कई बिंदुओं से सहमत थे, है ना। जुंग और एडलर उनके साथ काम करते थे, और परंतु फ्राइड द्वारा सेक्स पर अत्यधिक बल दिए जाने को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि फ्राइड का ऐसा था, कुछ भी होता था उनको लगता था कि नहीं, क्योंकि आपकी जो सेक्स डिजायर है वही आपको हर चीज के लिए मोटिवेट कर रही है। तो जुंग और एडलर उससे सहमत नहीं थे। इससे अलग अलग समय में वे दोनों भी इनसे अलग हो गए। जुंग ने मनोविश्लेषण में सांस्कृतिक विरासत के दखल पर और एडलर ने सामाजिकता पर बल दिया। तो यहाँ पे जो कार्ल जुंग थे उन्होंने बताया कि आप किस ट्रेडिशन से हो उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी बनती है, और एडलर ने बताया कि आप कौन से समाज में रहते हो उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी बनती है। यद्यपि ये सही है कि पेशेवर सहकर्मी उनसे एक एक करके अलग हो रहे थे, फिर भी उनकी प्रसिद्धि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1923 में फ्राइड के मुंह में कैंसर का पता चला, जिसका कारण उनका जरूरत से ज्यादा सिगार पीना बताया गया। 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने साफ कहा कि फ्राइडवाद के लिए उसकी सत्ता में कोई जगह नहीं है। हिटलर ने फ्राइड की सारी पुस्तकों और हस्तलिपियों को जला दिया। वह शायद इससे भी अधिक बुरा व्यवहार करता, लेकिन राजनीतिक दबाव और तत्कालीन अमेरिकन राजदूत के हस्तक्षेप के बाद हिटलर ने फ्राइड से जबरदस्ती एक कागज पर हस्ताक्षर करवाया कि सैनिकों ने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया है। इसके बाद उन्हें वियना छोड़कर लंदन जाने का आदेश दिया। लंदन में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें तुरंत ही रॉयल सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया। यहाँ उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक मोजेस एंड मैनेथिज्म का प्रकाशन करवाया। अभी उनकी जो थियरी मैंने बताया, ईगो और सुपर ईगो, है ना, और चेतना के जो 3 स्तर है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, वो 3 लेयर। फ्राइड के अनुसार मन के 3 छिपे हुए तत्व हिमखंड मन के 3 भागों को इंगित करता है जो चेतना में नहीं आ पाते। फ्राइड ने मन या व्यक्तित्व के स्वरूप को गत्यात्मक माना है। उनके अनुसार व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क एवं शरीर की क्रियाओं का नाम है। हमारी पर्सनालिटी जो किससे बनती है? हमारे मन से, माइंड क्या है, बुद्धि से, और हमारे शरीर से। फ्राइड के मानसिक तत्व होते हैं चेतना में नहीं आ पाते या सम्मोहन अथवा चेतना लोप की स्थिति में चेतन में आते हैं, है ना। इसमें बाल्यकालिक की इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं, मानसिक संघर्ष आदि से संबंधित वे इच्छाएं होती है जिनका ज्ञान
स्वयं व्यक्ति को भी नहीं होता। आपकी जो आज पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी पैदा होने से लेके 13 साल तक की उम्र तक किस प्रकार, जो मैंने ऊपर समझाया आपको ना, वो किस प्रकार से गुजरा है, उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी बनेगी, ऐसा फ्राइड का मानना था। इन्हें सामान्यतः व्यक्ति अपने प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा नहीं कर पाता और ये विकृत रूप धारण करके या तो सपनों के रूप में या फिर उन्माद के दौरे के रूप में व्यक्ति के सामने उपस्थित होते हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है, ईद, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम, ऐसे 3 पर्सनालिटी के लेवल हैं। ईदम की उत्पत्ति मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाती है। फ्राइड इसे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। इसकी विषय वस्तु वे इच्छाएं हैं जो लिबिडो मतलब यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पे भी फ्राइड ने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तब से ही, है ना, जो चीज उसे सुख देती है उससे ही उसकी पर्सनैलिटी बनती है। अगर वो इच्छाएं पूरी हुई तो अच्छी पर्सनैलिटी, नहीं हुई तो पर्सनैलिटी थोड़ी खराब हो जाती है, से संबंधित है और तात्कालिक संतुष्टि चाहती है। ऊर्जा की वृद्धि इदम नहीं सहन कर पाता और अगर इसे सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं मिलती तब यह विकृत स्वरूप धारण करके व्यक्ति को प्रभावित करता है। अहम, ईगो फ्राइड के लिए स्वचेतना की तरह ही था, जिसे उसने मानव के व्यवहार का द्वितीय नियामक बताया। यह इदम का संगठित भाग है। इसका उद्देश्य इदम के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। परा अहम एक प्रकार का व्यवहारिक प्रतिमानक होता है जिससे नैतिक व्यवहार नियोजित होते हैं। इसका विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि फ्राइड ने बताया कि ईद, ईगो, सुपर ईगो, है ना, इदम और ये जो अहम है वो हमारे, जो अगर हमारी जो सुख के लिए ना बचपन में मुंह में कुछ डालना है, उससे बड़े हुए एनस से, उससे बड़े हुए हमें जो अच्छा लगता है वो, है ना, मेल है फीमेल है, वो जो किस जो हमें अभिव्यक्ति होती है वो, तो इन सबको अगर आपके वो उम्र में आपकी वो सब इच्छाएं पूरी होती गई तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर वो सब इच्छाएं उस समय में पूरी नहीं हुई तो आपकी पर्सनैलिटी में विकृति आ जाएगी, ऐसा उन्होंने माना। और उसके अनुसार उन्होंने बताया कि हमारी ये जो अवस्थाएं हैं बचपन से लेके, है ना, 20 साल की उम्र तक या टीनेज तक, वो ये है ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज, जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर। ठीक है, तो अभी वापस मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि काफी हमने डिटेल में हिंदी में डिस्कस किया था, नीचे लिखा भी है। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, मैं ये पीपीटी आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, समझ में आए क्या फ्राइड का सिद्धांत क्या है? हाँ मैम। कॉन्शियसनेस का है और पर्सनालिटी के ऊपर है। पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपके ये 5 स्टेजेस से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्ल जूंग का करेंगे और फिर अडलर का भी उसके साथ कर लेंगे, छोटा पीपीटी रहेगा। और फिर बाद में मॉड्यूल 3 के लिए जाएंगे। मॉड्यूल 3 भी फटाफट हो जाएगा क्योंकि वो काफी रिलेट करता है उससे। किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके